फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की। लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं? व्हेन द सॉल्वेंट इज ए लिक्विड एंड सॉल्यूट कैन बी अ सॉलिड और ए लिक्विड और ए गैस। लिक्विड सॉल्यूशंस कैसे बनेंगे बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशंस ध्यान रखना जरा, जिसमें सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, सॉल्वेंट तो लिक्विड ही होगा, लेकिन सॉल्यूट जो है बच्चों आइदर गैस हो सकता है और लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अपन को ये लिक्विड सॉल्यूशंस ही डिटेल में पढ़ने हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आज अपन बात कर रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशंस की, लिक्विड सॉल्यूशंस की। तो ध्यान दीजिएगा जरा, सबसे पहले अपन बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशंस की। मतलब when both the components are liquid, solute as well as solvent both are liquid, then it is called liquid solutions। लिक्विड सॉल्यूशंस। अब लिक्विड सॉल्यूशंस जो हैं बच्चों वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल, दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, और दूसरे होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल वे में बात करें तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो अक्सर बुक्स वगैरह में रहता है 3-4 पॉइंट्स होते हैं, और 3-4 पॉइंट्स उसके लिए भी होते हैं। क्या आइडियल सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट पॉइंट होता है ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को ओबे करें, आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। राउल्स लॉ को ओबे करें, राउल्स लॉ को ओबे करें, वो आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और वो जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं जो राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते। दूसरा पॉइंट होता है इनके लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, इनके लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होती है, इनके लिए एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। कैसे अपन डिटेल में देखेंगे, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो होती है। तीसरा पॉइंट होता है इसमें इनके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग भी जीरो होता है, जबकि इसमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ भी आइदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और इसी में आइडियल सॉल्यूशन में एक पॉइंट और होता है बच्चों, टोटल वेपर प्रेशर जो है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है, कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। जबकि इसमें बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो टोटल वेपर प्रेशर है उसका सम कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के इक्वल नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तो आज अपन थोड़ा सा डिटेल में आइडियल सॉल्यूशन, इस लिक्विड सॉल्यूशन में भी पहले कौन आइडियल सॉल्यूशन को डिटेल में पढ़ेंगे, फिर आएंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ध्यान दीजिएगा, जो बुक में 3-4 पॉइंट होते हैं वो तो अपन देखेंगे ही, उसके अलावा भी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, कई एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए भाई, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की, आइडियल सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन में बात कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या है? ऐसे सॉल्यूशंस बच्चों जो याद रखिए राउल्स लॉ को ओबे करते हैं उन्हें आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्स लॉ at the entire range, over the entire range of concentration are called ideal solutions। ऐसे solutions बेटा, those solutions which obey Raoult's law at all concentration and temperature are called ideal solution। अब बच्चा कहता है सर फिर ये राउल्ट लॉ क्या होता है? बेटा राउल्ट लॉ 2-3 तरह से आपको बताया जाएगा, याद रखिएगा जरा। when both the components are volatile liquid, या जब कोई एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा तब, तो अलग अलग 2-3 तरीके से आपको बताया जाएगा। अभी कौन सा लगेगा? वो लगेगा बेटा वोलेटाइल कंपोनेंट, जब वोलेटाइल लिक्विड्स लेंगे तब वो वाला, तो वो क्या होता है वही बताया जाएगा। पर पहले अभी सिंपल वे में एक लाइन याद हुई, एक पॉइंट याद हुआ आइडियल सॉल्यूशन का। दो सॉल्यूशंस व्हिच ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इसको फर्स्ट पॉइंट कह दिया बच्चों, इसको फर्स्ट पॉइंट कह दिया। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं, ध्यान रखिएगा जरा, राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट में आए जाते हैं कि राउल्ट्स लॉ होता क्या है, होता क्या है, आएंगे अभी। पर पहले सेकंड पॉइंट सुन लीजिए बच्चों। इस तरह के सॉल्यूशंस का टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। आइडियल सॉल्यूशंस में क्या होता है बच्चों? इस तरह का टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब दिक्कत ये कि पहले यही नहीं पता वेपर प्रेशर क्या होता है, तो थोड़ा सा वेपर प्रेशर समझ लें। याद रखें, हमने कोई सा भी एक वेसल में कोई सा भी लिक्विड ले लिया, कोई सा भी लिक्विड, मैंने बच्चों वाटर ले लिया,
वाटर ले लिया एक वेसल में और एक क्लोज कर दिया बच्चों, एक पिस्टन लगा दिया, मूवेबल पिस्टन, ये पिस्टन लगा दिया, क्लोज कर दिया, क्लोज, और डेफिनेट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। हर बच्चे को पता होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आज आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि याद रखें कोई से भी लिक्विड का कोई भी बॉइलिंग पॉइंट हो उस पर तो वो इवेपोरेट होता ही है, लेकिन याद रखें रूम टेम्परेचर पे भी उसका इवेपोरेशन होता रहता है, उसका इवेपोरेशन होता रहता है। उसकी सरफेस पे जो भी लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो धीरे धीरे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। वो भले स्लो प्रोसेस हो लेकिन होता रहता है। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे भी होता रहता है। तो ध्यान दीजिए, हमने वेपर प्रेशर को पहले समझने के लिए क्या किया, एक क्लोज वेसल में वाटर को ले लिया, लिक्विड को ले लिया, ठीक है। अब धीरे धीरे होगा क्या, याद रखना इसकी सरफेस पे जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल भाई लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे इसमें, याद रखें कुछ इसकी सरफेस पे, वो धीरे धीरे बच्चों बहुत ही स्लो सही पर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे इवेपोरेट होकर वेपर्स में हो जाएंगे, भले रूम टेम्परेचर है तो भी उस पर धीरे धीरे वेपर्स बनने लग जाएगी। अब वेपर्स तो बनने लग जाएगी, ठीक है यार, तो डायरेक्ट बच्चों को पढ़ा दिया जाता है कि यार इस तरह से जो वेपर्स बनती है उनके द्वारा लिक्विड की सरफेस पे लगाया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर। नहीं बच्चों, ये बिल्कुल सही नहीं है। अब सही हम आपको बताएंगे। धीरे धीरे वेपर्स बनने लगे। अब इसी लिक्विड मॉलिक्यूल्स के नीचे जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस पे आ जाएंगे, वो सरफेस पे आ जाएंगे, फिर उनकी वेपर्स बनने लग जाएगी। एक समय में इतनी ज्यादा वेपर्स बन जाएगी। अब यहाँ पे क्लोज वेसल है तो इन वेपर्स को निकलने की, एस्केप करने की कोई जगह तो छोड़ नहीं रखी अपन ने, क्लोज वेसल लिया हुआ है तो वेपर्स कोई निकल के एस्केप तो कर नहीं सकती, कहीं से निकल तो जाएगी। जब वेपर्स बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, बहुत ज्यादा एकत्रित हो जाएगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उनका कंडेंसेशन होगा, वो कंडेंस हो जाएगी ड्रॉपलेट्स के रूप में, लिक्विड के फॉर्म में फिर ड्रॉप्स बन के फिर नीचे गिरने लग जाएंगे। अब बच्चों इस लिक्विड सरफेस से वेपर्स का बनना हो, वेपर्स इतनी ज्यादा उनका कंडेंसेशन, उनका कंडेंस होकर वापस लिक्विड में आना वो सेम रेट से होने लग जाएगा। उसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। तुम्हें पता है 11th में पढ़ा था अपन ने, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। जब भी कभी कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन हो, दोनों तरफ जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है वो सेम स्पीड से हो जाए तो उसी को इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मेरा मतलब क्या है कहने का, अब मैं मेन बात पे आ गया हूं कि जब भी कभी एक क्लोज वेसल में किसी भी लिक्विड को ले लेते हैं और उससे बनने वाली वेपर्स और वेपर्स को कंडेंस होकर वापस लिक्विड में बनना, उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, क्या लिक्विड से वेपर्स का बनना और वेपर से वापस लिक्विड में आना, उनके बीच में जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, एट दैट टाइम उस समय इन वेपर्स के द्वारा इस लिक्विड की सरफेस पर इंपोज किया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर है। अब आज से करेक्ट बात ध्यान रखिएगा, आगे इसी चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। पर याद रखना जब भी कभी व्हेन वी टेक अ लिक्विड इन ए क्लोज वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर और फिर उससे जो वेपर्स बने और वेपर्स क्या इतनी बने फिर कंडेंस होकर वापस लिक्विड में आए, मतलब लिक्विड से वेपर्स का बनना और वेपर से लिक्विड का बनना, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टेट एस्टैब्लिश हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, उस समय वेपर्स द्वारा इंपोज किया गया प्रेशर ही वेपर प्रेशर कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अपन सेकंड पॉइंट पे थे, अब तो वेपर प्रेशर की वैसी डेफिनेशन बोल दी। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इस तरह के सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। क्या टोटल वेपर प्रेशर, आइडियल सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। अब कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। ध्यान दीजिए, अपन कभी भी सॉल्यूशन बनाएंगे तो कम से कम दो कंपोनेंट तो लेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन है तो दो कंपोनेंट, एक मैंने ए ले लिया एक बी ले लिया था, एक ए कंपोनेंट ले लिया एक बी कंपोनेंट ले लिया, याद रखना उन दोनों को मिला दिया सॉल्यूशन बनाया था। तो जो सॉल्यूशन बन गया, जो मिक्सचर बना, उसका आइडियल सॉल्यूशन कहता है कि उसका टोटल वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सब के बराबर होगा। अब ठीक है भाई, कंपोनेंट्स का पार्शियल वेपर प्रेशर बताते हैं आपको। पहले तो ये देख लो, ये पीटी टोटल वेपर प्रेशर को शो कर रहा है, पीए बच्चों का कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, पीबी कंपोनेंट बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है। अब दिक्कत ये राउल्ट्स लॉ अपन ने जो फर्स्ट पॉइंट पे लिखा था, ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को भी करते हैं आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट्स लॉ बताऊंगा बच्चों यहीं पे, फिर आगे बढ़ूंगा। तो राउल्ट्स लॉ किसके लिए बता रहा हूँ बच्चों, अभी मैं बता रहा हूँ राउल्ट्स लॉ फॉर दोज सॉल्यूशंस which contain volatile liquids when both the components are volatile liquids, when both the components are volatile liquids, वो वाला राउल्ट लॉ बोल रहा हूँ।
ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, राउल्स लॉ कही है बच्चों, तो क्या ध्यान से मैं अभी ऐसे सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ बता रहा हूँ जिसमें व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड। तो उसके लिए क्या कहता है राउल्स लॉ? राउल्स लॉ कहता है कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, कौन से सॉल्यूशन के लिए? व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल लिक्विड, उन सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ बोल रहा हूँ। वो कहता है कि फिर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो राउल्स लॉ कह रहा है फॉर द सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखिएगा जरा ध्यान से कि ये कंपोनेंट ए कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर अपन ने माना पी ए, तो उसी के मोल फ्रैक्शन के, उसी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो राउल्स लॉ बच्चों, राउल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग टू वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए क्या कहा गया कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट कंटेनिंग वोलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ each component containing volatile liquid is directly proportional to its mole fraction, तो Pa कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो Pa बराबर P नॉट ए इंटू एक्स ए हो गया। सिमिलरली Pb को तोड़ा बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, Xb के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली, तो Pb बराबर P नॉट B इंटू XB। अब सभी के पहले मतलब देख लीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा, ये PT टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। PA क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर। अब बच्चों के मन में ये भी आ रहा होगा ये पार्शियल वेपर प्रेशर क्या चीज होती है, वो भी बता रहे हैं बच्चों, एक एक चीज फिर से बताएंगे, डोंट वरी। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। PB क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। अब हियर P नॉट ए क्या है? ध्यान रखना, P नॉट ए है बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन इट्स प्योर स्टेट में बच्चों, सॉल्यूशन के फॉर्म में नहीं, जब ये अकेला एक ही कंपोनेंट रहा होगा तब प्योर स्टेट। सिमिलरली P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन इट्स प्योर स्टेट, ये है। और XA XB क्या है? उनके मोल फ्रैक्शन। XA XB क्या है बच्चों? याद रखना, XA मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A, मोल फ्रैक्शन of component A, and XB is the mole fraction of component B, mole fraction of component B, ये है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो सेकंड पॉइंट ये कहता है आइडियल सॉल्यूशन का कि टोटल वेपर प्रेशर जो होता है सॉल्यूशन का वो उसके कंपोनेंट्स के पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है। बच्चे कहते हैं सर ये पार्शियल वेपर प्रेशर तो अभी आपने समझाया, लेकिन पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? बच्चों जो भी टोटल वेपर प्रेशर है उसमें किसी एक का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है, जितने भी कंपोनेंट्स हो, हमने तो बाइनरी सॉल्यूशन लिया, 2 ही कंपोनेंट है, लेकिन याद रखना कोई सा भी मिक्सचर हो जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट क्यों ना हो, किसी एक कंपोनेंट का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टोटल वेपर प्रेशर में जो किसी एक का कंट्रीब्यूशन है, किसी इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन वो टोटल की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए उसके लिए वर्ड आता है पार्शियल। तो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का सम होता है टोटल वेपर प्रेशर। अब मैं एक बार जल्दी से फिर से ये 2 रिपीट करते हुए आगे बढ़ूंगा, ध्यान रखना है जरा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? 2 सॉल्यूशन विच ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दूसरी बात क्या है? इस तरह के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर्स ऑफ देयर कंपोनेंट। अब ये तो देख लिया भैया, अब ये भी देख लिया अपन ने किसी कंपोनेंट ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है? किसके बराबर है भाई? कि P नॉट ए इंटू XA के। याद रखिए, या राउल्स लॉ क्या कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल लिक्विड हो उसमें प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बच्चों इससे ध्यान दीजिए जरा, PA बराबर हो गया P नॉट A इंटू XA, सिमिलरली PB बराबर हो गया P नॉट B इंटू XB। Here XA and XB are the mole fraction of component A and B respectively. Similarly, P नॉट A and P नॉट B are the vapor pressure of component A and B in its pure state, in their pure state. कंपोनेंट A का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, कंपोनेंट P नॉट B का मतलब है कंपोनेंट B का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। तो PA और PB की वैल्यू, PA और PB की वैल्यू यहाँ से बच्चों इस इक्वेशन में रखने पर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया, इसको इक्वेशन सेकंड कह दिया, इसको इक्वेशन थर्ड कह दिया। इक्वेशन सेकंड से और इक्वेशन थर्ड से PA और PB की वैल्यू इसमें रखने पर, तो PT बराबर P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB, ये हो गया बच्चों, इतना हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे कई न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं बच्चों, इस पे कई न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। अब एक और खास बात बता दूं बच्चों, आप सभी लोग ये जानते हैं, सिंस यू नो दैट, आप लोग जानते हैं बच्चों कि XA प्लस XB जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन में रहते हैं उन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम, जितने भी कंपोनेंट रहे सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मान लीजिए आपको XB की वैल्यू रखनी है, तो ये 1 माइनस XA रख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, PT बराबर P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B 1 माइनस इंटू 1 माइनस XA, XB की जगह ये रख लिया, एक ये इक्वेशन भी बन जाती है। मतलब यह है जो टोटल वेपर प्रेशर है, टोटल वेपर प्रेशर है जो सॉल्यूशन का, वो याद रखें किसी भी कंपोनेंट के, किसी भी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है। या तो दोनों पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन किसी एक के भी मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर सकता है। क्यों? XA की जगह अपन 1 माइनस XB रख सकते थे, या XB की जगह 1 माइनस XA। तो देखो टोटल वेपर प्रेशर किसी एक ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन पे भी डिपेंड कर सकता है, ये भी अपन को पता लग जाता है। अब जब इतना देख लिया, और इसमें राउल्स लॉ क्या सीख गए बच्चों? इसमें राउल्स लॉ ये सीखे कि ये कैसे सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन व्हिच कंटेन वोलेटाइल लिक्विड्स, उसके लिए कहता था द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, ये कहता था राउल्स लॉ। अब थर्ड पॉइंट पे आ गए, ध्यान दीजिएगा जरा, इसी में आइडियल सॉल्यूशन के थर्ड पॉइंट पे आ गए बच्चों। इस तरह के सॉल्यूशन बनाते समय ना तो एनर्जी रिलीज होती है, ना ही एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन नाइदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मींस चेंज इन एंथैल्पी जीरो। थर्ड पॉइंट देखिएगा बच्चों, डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 होता है। अब ये देखिए ऐसा कैसे है वो भी बताया जाएगा, मगर ध्यान रखिए व्हेन द टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड, जैसे आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हो बच्चों, तो ना तो हीट इवॉल्व होती है ना ही हीट एब्जॉर्ब होती है। डेल्टा H मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, एंथैल्पी चेंज 0 होता है। ऐसा क्यों होता है, कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। वो ये है बच्चों कि जो सॉल्यूट ले लिया आपने, मान लो मैंने कंपोनेंट बी को सॉल्यूट मान लिया, ठीक है, और कंपोनेंट ए को मैंने सॉल्वेंट मान लिया, तो ध्यान दीजिएगा जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है, सॉल्यूट के कई सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और बच्चों सॉल्वेंट के भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन और सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, याद रखिएगा जरा। और जब सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें सॉल्यूट भी मिला देंगे और सॉल्वेंट भी मिला देंगे, बी वाले भी मिला देंगे, ए भी मिला देंगे, ध्यान रखना है जरा, इधर देखिएगा जरा, बी ए सब मिला देंगे। तो तब जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बोले तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होने वाले इंटरेक्शन के सेम होता है। मतलब सॉल्यूट या सॉल्वेंट के बीच में होने वाले इंटरेक्शन सॉल्यूशन मॉलिक्यूल के बीच में होने वाले इंटरेक्शन के समान होता है, इंटरेक्शन के समान। अब यहाँ इंटरेक्शन का मतलब ऐसे रियलिटी में तो इंटरेक्शन का मतलब होता है अट्रैक्शन और बच्चों रिपल्सन भी, लेकिन अपने सिलेबस में केवल अट्रैक्टिव फोर्सेस में इंटरेक्शन
अट्रैक्शन देखा गया है, अट्रैक्शन में ही देखा गया। तो इसमें क्या होता है, जो सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जितना अट्रैक्शन लग रहा था, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना अट्रैक्शन लग रहा था, जब सॉल्यूशन बनाया तो पता लगा सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में भी उतना ही लगभग अट्रैक्शन लगता है, उतना ही। तो ये कहा जाता है कि ऐसे सॉल्यूशन है आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के बीच में, बोले तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में लगने वाला इंटरेक्शन फोर्सेस इक्वल होते हैं, आइदर सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्सेस के। तो देखिएगा जरा इधर देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरेक्शन फोर्सेस बराबर होते हैं सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले इंटरेक्शंस के। क्यों बराबर होते हैं भाई, वो इसलिए बराबर होते हैं बच्चों क्योंकि जो सॉल्यूट है और जो इसमें सॉल्वेंट है वो लगभग एक ही जैसे नेचर के होते हैं, उन दोनों का स्ट्रक्चर याद रखें सेम होता है और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी होती है। ये आइडियल सॉल्यूशन हमेशा उन दो कंपोनेंट्स के बीच में बनता है जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी होती है। जैसे मान लो ब्यूटेन और पेंटेन ले लिया मैंने, ब्यूटेन और पेंटेन ले लिया, दोनों एल्केन है तो दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लगभग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और पोलैरिटी दोनों के लगभग डाइपोल 0 ही है, ठीक है, पोलैरिटी सेम है। एक बेंजीन ले लिया, दूसरा टोलुइन ले लिया, एक बेंजीन ले लिया, दूसरा टोलुइन ले लिया, तो ये बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक थोड़ी सी साइड चेन निकली है तो इसका डाइपोल तो 0 होता है, इसका नेग्लिजिबल के बराबर। तो मेन मुद्दे की बात है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में ही आइडियल सॉल्यूशन बनते हैं, ऐसे सॉल्यूट या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बनते हैं जिनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी होती है। तो क्या होता है, जब सॉल्यूशन बनते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी उतनी रहती है जितनी सॉल्यूट या सॉल्वेंट की थी, ना तो उससे बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं ना लेस स्टेबल हो जाते हैं, तो इसलिए ना तो हीट रिलीज होती है ना एब्जॉर्ब होती है। तो बच्चों आइडियल सॉल्यूशन, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन नाइदर हीट इज इवॉल्व्ड नॉर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, दैट मींस चेंज इन एंथैल्पी इज 0, उसमें चेंज इन एंथैल्पी 0 होती है। क्यों, वो सॉल्यूशन उतने स्टेबल रहते हैं जितने कि उनके प्रत्येक कंपोनेंट स्टेबल थे, आइदर सॉल्यूट या सॉल्वेंट। नेक्स्ट है बच्चों देखना, इसमें डेल्टा बी मिक्सिंग, वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग या डेल्टा बी मिक्सिंग भी 0 होती है। डेल्टा बी मिक्सिंग 0 है, मतलब क्या है भाई, मान लीजिए सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन बनाने के लिए अपन को सॉल्यूट चाहिए एंड सॉल्वेंट चाहिए, सॉल्यूट चाहिए और सॉल्वेंट चाहिए। आपके वजह से मैंने समझाने के लिए 25 ml ले लिया सॉल्यूट, ठीक है, और 75 ml ले लिया सॉल्वेंट। तो बच्चों ये दोनों मिलके सॉल्यूशन 100 ml बनना चाहिए, एग्जैक्टली 100 ml सॉल्यूशन बनता है, एग्जैक्टली, ना तो इससे थोड़ा ज्यादा बनता है ना कम बनता है। जितना सॉल्यूट और जितना सॉल्वेंट ले लिया आपने, उन दोनों को मिलाया तो जितना वॉल्यूम सॉल्यूशन का आना चाहिए एग्जैक्टली उतना आता है। तो ना तो वॉल्यूम में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है, ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ना ही थोड़ा बहुत डिक्रीज होता है। इसलिए कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा बी मिक्सिंग, या कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम इज 0। तो आइडियल सॉल्यूशन बनाते समय ना तो वॉल्यूम थोड़ा बहुत इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, उसमें चेंज 0 होता है। अब ये तो देख लिया बच्चों, इसी के आधार पे आगे के कुछ पॉइंट बढ़ा दिए। वो कैसे बढ़ा दिए बच्चों, अभी आपको बताया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए कुछ बच्चे एग्जाम्पल रखते रहते हैं, लेकिन जरूरत ही नहीं है। जो भी बच्चों सेम स्ट्रक्चर वाले हों और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी, सेम स्ट्रक्चर वाले दो कंपोनेंट हों और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी रखते हों, याद रखना वो आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन उन कंपोनेंट के बीच में बनते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम हो, सेम स्ट्रक्चर हो, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर हो और ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी हो। और यहाँ ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी में इसलिए लगाया बच्चों कि कई बार पोलैरिटी एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती, दो अलग अलग कंपोनेंट लोगे, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो सेम नहीं हो सकती, सेम स्ट्रक्चर। अब जैसे बेंजीन, पहला एग्जांपल मैंने ले लिया था बेंजीन एंड टोलुइन, बेंजीन एंड टोलुइन। तो बच्चों ध्यान रखना बेंजीन प्लेनर है, ये भी प्लेनर है, लेकिन एक साइड चेन निकली हुई है, तो ध्यान रखिए इसके तो डाइपोल 0 होता है बेंजीन का, इसका डाइपोल इसकी पोलैरिटी नेग्लिजिबल होती है, नेग्लिजिबल। तो यार ये दोनों मिलके आइडियल सॉल्यूशन बना लेंगे। मान लो मैंने क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन ले लिया, सेम स्ट्रक्चर है और थोड़ा सा डिफरेंस है बस पोलैरिटी में, थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउनवर्ड चलने पर घटती जाती है, तो क्लोरीन की थोड़ी सी ज्यादा, ब्रोमीन की कम। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया कि फ्लोरीन ले लूँ,
क्लोरोबेंजीन एक आयोडोबेंजीन ले लूँ जिसमें पोलैरिटी में ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, नहीं, ये ले लिया मैंने। ब्यूटेन पेंटेन वगैरह ले लिया था, ब्यूटेन एंड पेंटेन का एग्जाम्पल ले लिया था, ब्यूटेन और पेंटेन का एग्जाम्पल ले लिया था। याद रखना है जरा, मैं इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोरोइथेन और ब्रोमोइथेन का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। ब्रोमो इथाइल सारे सिंगल बॉन्ड है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, इसका भी इथाइल में टेट्राहेड्रल, ये क्लोरीन और ब्रोमीन है, स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस, पोलैरिटी में डिफरेंस, ये भी आइडियल सॉल्यूशन है। कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड ले लिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड टेट्राहेड्रल, सिलिकॉन टेट्राहेड्रल, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड भी टेट्राहेड्रल, दोनों की पोलैरिटी लगभग जीरो है, दोनों के डायपोल जीरो, ये भी आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल है, ये भी आइडियल सॉल्यूशन। तो फिफ्थ पॉइंट हो गया, सेम स्ट्रक्चर एंड ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी होती है। और सिक्स पॉइंट जो पहले से ही बताया गया, इसमें सॉल्यूशन मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला इंटरेक्शन, सॉल्यूशन मॉलिक्यूल सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिला दिया उनके बीच में होने वाला इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में मेनली अट्रैक्शन ही है, वो सेम होता है सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाले अट्रैक्शन के। 6 पॉइंट हो गया। अब 7 पॉइंट, क्यों, जब सेम स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सेम पोलैरिटी तो वो भी सेम होगा, अट्रैक्शन वगैरह भी, इंटरेक्शंस वगैरह भी सेम होंगे। अपन को तो जनरली अट्रैक्टिव अट्रैक्शंस ही लेने, तो ठीक है यार, अपन को तो इंटरेक्टिव अट्रैक्शंस ही लेने, तो ठीक है। अब 7 पॉइंट जो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा जरा, इसमें डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज बच्चों पॉजिटिव होती है, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है। इसके लिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए एंट्रोपी चेंज की वैल्यू पॉजिटिव होती है। बच्चे लोग रखते हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए कि डेल्टा एच 0, डेल्टा बी 0, ऐसे 0 0 करके रखते हैं, लेकिन नहीं, याद रखिएगा कोई सा भी सॉल्यूशन बनाए भले वो आइडियल हो या नॉन आइडियल, डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होती है। क्यों, कॉमन सेंस लगाओ बच्चों, ये पॉजिटिव क्यों होती है? एंट्रोपी, सिंस यू नो दैट एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस, एज द डिसऑर्डर इंक्रीजेस एंट्रोपी आल्सो इंक्रीजेस। तो जब भी कभी कोई सा भी सॉल्यूशन बनाओगे बच्चों, याद रखना एंट्रोपी बढ़ेगी। कैसे? जैसे आपने ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ले लिए थे ए, बहुत सारे, और ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ले लिए थे बी, मान लो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ले लिए। अब इन दोनों को जब आपने मिलाया तभी तो सॉल्यूशन बना, तभी तो सॉल्यूशन बना। तो मेन सॉल्यूशन में हुआ क्या? तो सॉल्यूशन में हुआ क्या मेनली, याद रखिए, ये एक दूसरे में मिक्स हो गए, एक दूसरे में मिक्स हो गए। जब सॉल्यूशन बना तो एक दूसरे में मिक्स हो गए तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गया। अभी एक ही टाइप के अलग अलग जब कंपोनेंट थे, प्योर कंपोनेंट थे, तो एक ही जैसे मॉलिक्यूल रखते थे, ए वाले मॉलिक्यूल रखता था, बी वाले, दोनों को मिलाए तो ए और बी दोनों इसमें आ गए, तो डिसऑर्डरनेस बढ़ गई, इसलिए एंट्रोपी बढ़ गई। तो याद रखिएगा कोई सा भी जब भी सॉल्यूशन बनाओगे, दो प्योर कंपोनेंट को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, और ये अपने आप ही यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, अपने आप ही अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, अपन को कुछ नहीं करने की जरूरत। इसलिए एक और पॉइंट की बच्चों जरूरत है आपको, इस तरह के जब भी कोई सॉल्यूशन बनेगा तो डेल्टा जी याद रखें, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है, क्योंकि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है, अपने आप होने वाली होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, ध्यान रखना है जरा, स्पॉन्टेनियस होती है। तो याद रखिए जब भी ए और बी कंपोनेंट को मिलाएंगे अपने आप ही आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो ये अपने आप ही हो रहे हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और तुमने थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़ा था, जितने भी दुनिया के स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, चेंज इन फ्री एनर्जी नेगेटिव होती है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए बच्चों मैंने आपको इतने पॉइंट बताए।